बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो प्रीवियस क्लासेस के अंदर बेटा हमने जो कॉन्सेप्ट डेवलप किए वो इस हवाले से कॉन्सेप्ट डेवलप किया कि क्या हमें पहचान हो गई है कि कौन सी रेसेट को हमने इनकम मानना है और कौन सी रेसेट को हम इनकम नहीं मानेंगे। उसके बाद हम आगे बढ़े और हमने इनकम की पढ़ी डेफिनेशन टैक्स लॉ के हिसाब से। मैंने आपको समझाया था, एक चीज ध्यान में रखिएगा, दोबारा आपके सामने रख देता हूँ। ऑर्डिनेंस अगर आप देखेंगे तो ऑर्डिनेंस के अंदर सेक्शन नंबर 1 बताएगा इस लॉ की जुरिस्डिक्शन, हुदूद। सेक्शन नंबर 2 जो होता है वो हर कानून का होता है डेफिनेशन। क्या? तो जो लॉ के अंदर लफ्ज इस्तेमाल होते हैं, अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, उनकी दो तरह की मीनिंग होती है। एक उनकी वो मीनिंग होती है, डिक्शनरी मीनिंग होती है। क्या होती है? अगर लॉ में उनकी डिक्शनरी मीनिंग अप्लाई नहीं होनी होती और उनकी कोई इस्तेलाही या स्पेसिफिक मायना इस्तेमाल होना होता है तो लॉ हमेशा उसको सेक्शन नंबर 2 में डाल देगा, यानी लॉ उसको खुद डिफाइन करेगा। तो सेक्शन नंबर 2 में जितनी भी डेफिनेशंस आती हैं वो लॉ खुद डिफाइन कर रहा है, यानी उन टर्म्स को लॉ ने खुद डिफाइन कर दिया। फिर इसका क्या मायना हुआ? जिन टर्म्स को लॉ ने खुद डिफाइन किया उसका क्या मतलब लिया जाए बेटा? उसका ये मतलब लिया जाए कि अब उनका वो मायना लिया जाएगा जो लॉ ने बताया है। अब उनका डिक्शनरी वाला मायना चलेगा नहीं चलेगा? चलें, अब इसी बात को आगे बढ़ाते हैं। आप पर्सन किसको बोलेंगे? स्टार्ट करते हैं। देखो, इनकम हो गई, कल की क्लास में क्या होगा, इनकम हो गई। अब वो इनकम कौन कमा रहा है? पर्सन। तो यहां से तस्करा शुरू हुआ हमारा पर्सन का, यानी हम एक डेफिनेशन पढ़ने लगे हैं पर्सन। पर्सन यहां पर जो है लॉ में एक इस्तेलाह का नाम। माशाल्लाह यहां सब लोग लॉ पढ़े बैठे हैं, माशाल्लाह सब लॉ पढ़ के बैठे हैं, अटेम्प्ट करके बैठे हैं और एक पेपर देकर 2 पेपर पास करेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह कैसा जज्बात आए ना बाहर। अच्छा, तो कानून की नजर में लॉ की आंखों से देखो, लॉ की आंखों से, ठीक है ना? कानून की नजर में कितने पर्सन हैं? शख्स। पर्सन वो होता है जिसके खिलाफ केस फाइल किया जा सके। पर्सन वो होता है जिसके नाम पर प्रॉपर्टी का कोई टाइटल हो। दोहराइए जरा, ऐसा ही है ना? पर्सन वो होता है जो अपने नाम पर प्रॉपर्टी बना सके। पर्सन वो होता है जो अपने नाम पर अकाउंट खुलवा सके। लॉ उसको पर्सन मानता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? जो मैंने बुक बताई है वो हैदराबाद से मिलेगी, बिल्कुल आप इस सिलसिले में विदात से भी रब्ता कर सकते हैं, वो अरेंज करवा देगा। हाँ जी, तो क्या कहा बेटा मैंने? पर्सन वो है जो किसी प्रॉपर्टी का अपने नाम पर क्या रख सके, टाइटल। पर्सन वो है, मिसाल के तौर पर आप क्या बोलेंगे, एचबीएल का जो प्लाजा है, ये एमसीबी का प्लाजा है, वो किसी शख्स का है, ये वो किसी कंपनी की मिल्कियत है। तो मतलब अगर कंपनी एक प्रॉपर्टी को ओन कर सकती है, उसका लीगल टाइटल उस कंपनी के नाम पर हो सकता है, तो कानून की नजरों में उस कंपनी को क्या माना गया? पर्सन। अब उस पर्सन को हम क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल पर्सन। बोले बेटा, तो कानून की नजरों में पर्सन को कितने हिस्सों में तोड़ा गया? 2 हिस्सों में। पहले जो आप पढ़कर आ चुके हैं उस पर बहस कर लो। एक नेचुरल पर्सन। एक कौन बेटा? नेचुरल पर्सन। नेचुरल पर्सन कौन? मैं, आप, हम सब इंसान, ठीक है ना? उसको हम किस नाम से पुकारते हैं? इंडिविजुअल। और एक कौन सा पर्सन? आर्टिफिशियल पर्सन। उसको हम किस नाम से पुकारते हैं? कंपनी। तो कानून की नजरों में कितने पर्सन हैं? आवाज नहीं है बेटा, कानून की नजरों में। तो अब 3 किस्म की बातें हो गई। 3 किस्म की बातें होंगी। बात नंबर 1, पहली बात, अगर डिक्शनरी उठाएंगे तो पर्सन का मतलब क्या होगा? हम सब। कंपनी लॉ या दीगर कानून उठाएंगे तो पर्सन का मतलब 2 निकलेंगे, नेचुरल पर्सन एंड। लेकिन टैक्स लॉ कमाल है, टैक्स लॉ बोलता है तीसरा पर्सन भी। क्या है? तीसरा शख्स भी है। ठीक है जी, आप क्या समझे? ठीक है, थर्ड पर्सन भी। तो टैक्स में इसका मतलब बाकी सारे कवानीन के अंदर कितने पर्सन होते हैं? बाकी कानून की नजरों में कितने पर्सन है?
लेकिन टैक्स की जो कानून है, टैक्स के जो चश्मे हैं, वो पहनकर आपको पर्सन 2 नहीं 3 दिखाई दे। समझे बात या नहीं? तो टैक्स में कितने पर्सन? मर्केंटाइल लॉ के लिहाज से कितने पर्सन? 2। कंपनी लॉ के लिहाज से कितने पर्सन? 2। टैक्स के कानून के लिहाज से कितने पर्सन? 3। सर ये क्या मसला है सर? सर पहला पर्सन कौन? जिसको हम नेचुरल पर्सन बोलते हैं, यानी कौन? इंडिविजुअल। सर दूसरा पर्सन कौन? कंपनी। और कंपनी की डेफिनेशन बहुत ब्रॉड है, उसमें बहुत सारी बातें आती हैं, तो इस पे हम आगे जाके बात करेंगे। और वो जिसको बाकी सारे कानून पर्सन नहीं मानते, लेकिन टैक्स का कानून उसको क्या मानता है? पर्सन मानता है। किस मकसद के लिए? टैक्स देने के लिहाज। क्या मतलब जरा देखिएगा, इसको हम बोलेंगे एसोसिएशन। क्या बोलेंगे बेटा? एसोसिएशन ऑफ पर्सन। ठीक है जी, इन शॉर्ट क्या बोलेंगे इसको हम? एओपी। क्या? एसोसिएशन ऑफ पर्सन। तो टैक्स की नजरों में कितने पर्सन? 3। बाकी का कानून की नजरों में कितने पर्सन? अच्छा जी, तो अगर मैं बोलूं, पहले जरा कॉन्सेप्ट हम डेवलप कर लें। यानी आपको टैक्स देना है किसको? एफबीआर को। या आप एफबीआर की रजिस्ट्रेशन हासिल करें। आप एफबीआर में क्या हो? अकाउंट खोलते हैं फेसबुक का, अकाउंट खोलते हैं ट्विटर का, इस तरह अकाउंट खोलें एफबीआर का। जाएं एफबीआर की वेबसाइट पर, अकाउंट खोल लें अपना। वो आपको आपका अकाउंट नंबर इशू करेंगे, बोलेंगे उसको एनटीएन, नेशनल टैक्स नंबर। तो जब आप एफबीआर की वेबसाइट पर अपना अकाउंट खोलने जाएंगे तो वो पूछेगा भाई किस हैसियत से अकाउंट खोल रहे हो, किस कैपेसिटी में अकाउंट खोल रहे हो। तो आप बोलेंगे पहली कैपेसिटी इंडिविजुअल, अपना जाती अकाउंट खोल रहा हूं, तो अपनी इनकम पर टैक्स दूंगा। यस और नो? बिजनेस की भी लीगल फॉर्म्स 3 ही है ना? सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप एंड कंपनी। आसान कर ले, सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप एंड कंपनी, उस सेंस में लेकिन सोल प्रोप्राइटर की बिजनेस की हैसियत से कोई लीगल हैसियत नहीं है। सोल प्रोप्राइटर वही है जो उसका ऑनर है। तो हम लॉ की नजरों में सोल प्रोप्राइटर बिजनेस को पर्सन नहीं मानते, बिजनेस को पर्सन नहीं मानते, बल्कि ऑनर को पर्सन मानते हैं। यस और नो? पार्टनरशिप के अंदर भी हम पार्टनरशिप फर्म को पर्सन नहीं मानते, किसको पर्सन मानते हैं? ये लॉ यही है ना भाई। और कंपनी के अंदर, हाँ कंपनी के अंदर हम कंपनी को अलग पर्सन मानते हैं, शेयर होल्डर को। ये लीगल फॉर्म है क्या? नहीं। तो पार्टनर्स भी क्या है? इंडिविजुअल टैक्स की नजरों में। आवाज नहीं है बेटा? सोल प्रोप्राइटर बिजनेस का मालिक भी कौन है? इंडिविजुअल। लेकिन हाँ कंपनी का मालिक कौन है? शेयर होल्डर। तो शेयर होल्डर अलग पर्सन, कंपनी अलग पर्सन। ये आम कानून की बात कर रहे हैं। अब टैक्स की नजरों में, टैक्स की नजरों में कितने पर्सन? 3%। इंडिविजुअल अब अपना अकाउंट खोल रहे हैं एफबीआर पे, अपनी जात के लिए, अपनी सैलरी पे टैक्स देने के लिए। आवाज नहीं? अपनी अपनी याद है ना, अपनी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी पे टैक्स देने के लिए, अपनी इनकम फ्रॉम बिजनेस पे टैक्स देने के लिए, अपनी एग्जाम्पल बिलाल से। तो बिलाल की जो हमने कल एग्जाम्पल ली थी क्लास के अंदर, वो किस कैपेसिटी में फॉल करती है? इंडिविजुअल, इंडिविजुअल, एसोसिएशन पर्सन या कंपनी? इंडिविजुअल। तो वो जो इनकम थी वो बिलाल की इनकम फ्रॉम सैलरी थी, वो जो इनकम थी वो बिलाल की इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी थी, वो जो इनकम थी वो बिलाल की इनकम फ्रॉम बिजनेस थी, वो जो इनकम थी वो बिलाल की इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन था, और जो इनकम थी वो बिलाल की इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। ये कल की क्लास में डिस्कस। तो वो जो टोटल इनकम कल हम निकाल रहे थे, वो किसकी निकाल रहे थे? वो एक इंडिविजुअल पर्सन की निकाल रहे थे। कोई मसला? ठीक है ना? तो लॉ उस पर्सन को पर्सन मान रहा है, और वैसे भी लॉ की नजरों में वो पर्सन पर्सन ही है।
इंडिविजुअल पर्सन ही है ना, नेचुरल पर्सन है ना बेटा, पक्का कंफर्म। हाँ, उसका बिजनेस अलग से पर्सन नहीं है। तो टैक्स में भी ऐसा है, उसका बिजनेस पर्सन नहीं है, वो शख्स पर्सन। बिलाल का बिजनेस टैक्स की नजर में पर्सन नहीं है। आवाज नहीं है बेटा, बिलाल पर्सन है, तो बिलाल अपना टैक्स देगा। अब इसको जरा अकाउंटिंग से कनेक्ट करें, अकाउंटिंग से अगर कनेक्ट करना चाह रहा हूं, तो बिलाल जब अपनी बिजनेस के नेट प्रॉफिट पे टैक्स देगा, जरा मैं देखता हूं आपकी अकाउंटिंग कितनी स्ट्रांग है, किस कैपेसिटी में, सोल प्रोप्राइटर की कैपेसिटी में। उसको टैक्स से कनेक्ट कर रहा हूं और अकाउंटिंग से भी कनेक्ट कर रहा हूं। तो बिलाल जब अपनी नेट प्रॉफिट पे टैक्स देगा, किस कैपेसिटी में, बिलाल की कैपेसिटी में, खुद अपनी इनकम पर, तो वो उसके बिजनेस के लिए क्या है, एक्सपेंस है, ड्रॉइंग है। टैक्स 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 बिजनेस का एक्सपेंस है या ड्रॉइंग है? नहीं, टैक्स बिजनेस का, बिलाल के बिजनेस के लिए ड्रॉइंग है। क्यों? क्योंकि वहां पर लॉ बिजनेस को पर्सन नहीं मान रहा। और करें, लॉ किसको पर्सन मान रहा है, बिलाल को। क्या बिजनेस, इसका बिजनेस कोई लीगल एंटिटी है? क्या सोल प्रोवाइडर का बिजनेस बिजनेस अलग पर्सन है और बिलाल ऑनर अलग पर्सन है? भाई जवाब दें सब लोग। इसका मतलब टैक्स लॉ की नजर में पर्सन कौन होगा, बिलाल। बिजनेस कोई पर्सन नहीं होगा, आम हालात में भी ऐसा ही। तो बिलाल ने जो प्रॉफिट कमाया उस पर उसने बिजनेस बन के टैक्स दिया या बिलाल बन के टैक्स दिया? तो अब जो फिर ये जो एक्सपेंस हुआ ये बिलाल का पर्सनल एक्सपेंस हुआ ना। तो सोल प्रोवाइडर वाले केस में सोल टैक्स, टैक्स जो है बिजनेस के प्रॉफिट पे टैक्स, वो बिजनेस का एक्सपेंस नहीं होता, वो क्या होता है, ड्राइंग होता है। कुछ समझ रहे बात ही नहीं? चलें आज आगे बढ़ जाते हैं। सेकंड केस क्या पढ़ा हमने, पार्टनरशिप। बिलाल और जैन क्या बन गए, पार्टनर बन गए, मिलकर क्या कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। ठीक है भाई। बिलाल ने बोला यार तुमने आई, तुम्हारा आई एग्जाम हो गया, मेरा इकोनॉमिक्स एग्जाम हो गया, तुम बन जाओ कंपनी के क्या कहते हैं, फाइनेंस डायरेक्टर। ठीक है, मैं बन जाता हूं प्रोडक्शन डायरेक्टर, दोनों चलाएंगे कंपनी मिलकर। कंपनी बोल रहा हूं, माता बिजनेस बोल, बिजनेस। अच्छा, ये बिजनेस कर रहे हैं किस हैसियत से, किस कैपेसिटी में? तो मतलब पार्टनरशिप बिजनेस और पार्टनर्स, इसको लॉ दो अलग अलग पर्सन मानता है, या यहां भी पर्सन लॉ पार्टनर्स को मानता है, बिजनेस को पर्सन नहीं मानता? यानी इनका बिजनेस पर्सन पक्का। कौन से लॉ की नजर में, मर्केंटाइल लॉ की नजर में, कंपनी लॉ की नजर में, दीगर लॉस की नजर में, यस और नो? लेकिन टैक्स की नजरों में, टैक्स की नजरों में इनका बिजनेस बतौर पार्टनरशिप भी पर्सन। चलो दोबारा से रिकॉल करते हैं, अब समझ रिकॉल करते हैं। बिलाल ने बतौर सोल प्रोपराइटर प्रॉफिट कमाया 20 लाख का। इस 20 लाख पर जो टैक्स पे करने की जिम्मेदारी है वो बिलाल के बिजनेस पर है या बिलाल पर है? जो पर्सन है उस पर है। किस पर है, बिलाल पर, क्योंकि बिलाल एक पर्सन है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। बिलाल और जैन मिलकर क्या चला रहे, बिजनेस, और ये क्या है, पार्टनरशिप। तो आम हालात में या आम लॉ जो दीगर लॉज है उनकी नजरों में पार्टनरशिप बिजनेस कोई पर्सन नहीं है, बल्कि पार्टनर्स खुद नेचुरल पर्सन है। यस और नो? तो अगर इनको पार्टनरशिप के लिए कोई प्रॉपर्टी खरीदनी होगी, फैक्ट्री खरीदनी है, कोई वेयर हाउस खरीदना है, तो वो सब चीजें पार्टनरशिप बिजनेस के नाम पर होंगी या पार्टनर्स के नाम पर होंगी? क्यों? क्यों? क्योंकि लॉ की नजरों में पार्टनरशिप बिजनेस कोई अलहदा से पर्सन नहीं है। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो इट मींस भले प्रॉपर्टी किसकी हो, पार्टनरशिप की, लेकिन वो होगी किसी ना किसी पार्टनर के नाम, क्योंकि लॉ की नजरों में पार्टनरशिप बिजनेस पर्सन नहीं है। इसकी मिसाल अगर आप पढ़ ले माशाल्लाह, फिर मैं लॉ की तरफ ले जाऊंगा, सब लॉ पढ़कर आए। व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स अ पार्टनरशिप प्रॉपर्टी, ये सवाल क्यों करना पड़ा हमें?
अगर पार्टनरशिप के पैसों से पार्टनर ने कोई प्रॉपर्टी खरीद के अपने नाम पर बना ली है तो फिर वो पार्टनर्स प्रॉपर्टी कहलाएगी या पार्टनरशिप प्रॉपर्टी कहलाएगी? देखो ये लॉ में ये वाली बात होती क्यों? ये होती नहीं ना। अगर पार्टनरशिप फर्म अपने नाम पर खुद पर्सन के तौर पर प्रॉपर्टी बना सकती, वो प्रॉपर्टी जो पार्टनरशिप प्रॉपर्टी है वो होगी तो किसी ना किसी पार्टनर के नाम पर ही होगी ना, क्योंकि लीगल टाइटल किसी पर्सन के नाम पर होगा। और लॉ की नजरों में पार्टनरशिप बिजनेस, लेकिन टैक्स लॉ बोलता है, देखो टैक्स लॉ बोलता है कि इन दोनों ने बतौर पार्टनरशिप मिलकर कितना प्रॉफिट कमाया? आवाज नहीं है बेटा। कितना प्रॉफिट कमाया? 20 लाख। तो अगर टैक्स लॉ की नजरों में पार्टनरशिप बिजनेस पर्सन ना होता, जैसा कि दीगर लॉस की नजरों में नहीं है, समझ रहे हैं बात या नहीं? तो फिर क्या होता? 10 लाख इसकी जेब में जाते, 10 लाख ये अपने हिस्से पर खुद टैक्स देता बतौर बिलाल, जैन अपने हिस्से पे खुद टैक्स देता बतौर जैन। ऐसा ही होता ना। लेकिन टैक्स लॉ ने बोला नहीं, तुम दोनों बतौर पार्टनरशिप भी क्या हो? पर्सन हो। तो अब बतौर पार्टनरशिप टैक्स पे करने की लायबिलिटी जैन और बिलाल पर अलग-अलग है, या पार्टनरशिप को लॉ ने एक अलग से क्या मान लिया? टैक्स पर्पस के लिए क्या मान लिया? पर्सन। तो इसका मतलब क्या हुआ? प्रॉफिट किसने कमाया? पार्टनरशिप बिजनेस ने। इस पर टैक्स पे करने की जिम्मेदारी किस पर आयद हुई? पार्टनरशिप बिजनेस पर। तो यहां पर आप जो टैक्स पे करेंगे वो जैन और बिलाल बन के टैक्स नहीं पे करेंगे, यहां पर आप जो टैक्स पे करेंगे वो पार्टनरशिप बिजनेस बन के देंगे। इसका मतलब लॉ ने आपको बतौर पार्टनरशिप फर्म, लॉ ने आपको क्या मान लिया? पर्सन। लेकिन दीगर लॉज आपको पर्सन नहीं मानते। तो इसका मतलब क्या हुआ? टैक्स की नजरों में, टैक्स की नजरों में पार्टनरशिप के प्रॉफिट्स पर टैक्स पे करने की जिम्मेदारी पार्टनर्स पर पर्सनली आयद होती है या पार्टनरशिप बिजनेस पे आयद होती है? क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? इसका मतलब लॉ ने एसोसिएट पर्सन के नाम से एक टर्म इजाद की जिसकी एग्जाम्पल क्या है? पार्टनरशिप है। और पार्टनरशिप को भी टैक्स पर्पस के लिए क्या मान लिया? पर्सन मान लिया। हालांकि बाकी दीगर लॉज के अंदर पार्टनरशिप बिजनेस को पार्टनर्स के अलावा अलग से पर्सन माना नहीं जाता। क्या यहां तक सारे कॉन्सेप्ट ठीक चल रहे हैं भाई? वरना बहुत सारे कॉन्सेप्ट, वहां का लॉ यहां से क्लैश कर गया, यहां का लॉ वहां से क्लैश कर गया। मैं आपको बताऊं, अभी तो एक चीज सबसे खतरनाक चीज है, वो क्या है? इस टैक्स लॉ की कंपनी लॉ क्या कहते हैं, पब्लिक कंपनी की अपनी डेफिनेशन। इस टैक्स लॉ की बेटा पर्सनली भी तो दे सकते हैं अल्लाह के बंदे, जो लॉ होगा वैसे देंगे ना, आपकी मर्जी से थोड़ी देंगे बेटा। मैं आपको लॉ ही तो समझा रहा हूँ, आप मुझे ऑप्शन पूछ रहे हो कि पर्सनली दे सकते हैं, पर्सनली नहीं दे रहे, वही तो समझा रहा हूँ आपको बेटा कि जो लॉ है उसके हिसाब से टैक्स देना है ना हमने। तो आप ऑप्शन बता रहे हो पर्सनली भी तो दे सकते हैं, तो अगर ये ऑप्शन हमें लॉ ने दिया होगा तो जरूर आपसे शेयर करेंगे, और अगर ये ऑप्शन लॉ ने दिया ही नहीं है तो फिर मैं वही मेरे ख्याल से समझाने लगा हूं शायद आपको। तो लॉ ने बेटा क्या माना? पार्टनरशिप फर्म को टैक्स पर्पस के लिए क्या माना? इसके अलावा पार्टनरशिप फर्म पर्सन नहीं है। तो क्या कोई पूछे क्या पार्टनरशिप फर्म लीगली पर्सन है, तो हमारा जवाब बोलेगा हाँ, टैक्स, सिर्फ टैक्स पर्पस के लिए। अदरवाइज पार्टनरशिप फर्म को कोई पर्सन मानता नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट के लिए पर्सन नहीं मानेंगे। आप ये नहीं बोलेंगे मेरा मेरा कॉन्ट्रैक्ट किसी पार्टनरशिप फर्म से हुआ है, आप बोलेंगे मेरा कॉन्ट्रैक्ट पार्टनर्स से हुआ है। यस और नो बता दो। ऐसा ही है ना भाई? कॉन्ट्रैक्ट में ऑफर एक्सेप्टेंस के लिए पर्सन आइडेंटिफाई होना चाहिए नहीं होना चाहिए? तो आप यही बोलेंगे ना आपका कॉन्ट्रैक्ट पार्टनरशिप फर्म से हुआ है या पार्टनर से हुआ है? कुछ समझ पा रहे हैं बात या नहीं? तो दीगर लॉस के अंदर हम क्या करते हैं? बोले यार आपसे पूछ रहा हूं, पार्टनरशिप फर्म को पर्सन, और टैक्स लॉ में हम टैक्स पर्पस के लिए, सिर्फ टैक्स पर्पस के लिए पार्टनरशिप फर्म को, तो इस 20 लाख पर जो कि जैन और
बिलाल ने बतौर पार्टनरशिप फर्म कमाए, टैक्स पे करने की जिम्मेदारी इंडिविजुअली इन पर आयद होगी या इनको एफबीआर में अकाउंट खुलवाना होगा? किस हैसियत से? एओपी की हैसियत से। और वो टैक्स लायबिलिटी उनको सेटल करनी होगी किस हैसियत से? एओपी की हैसियत से। एओ पार्टनरशिप इज एन एग्जांपल ऑफ एओपी। वहां पर आप लव पार्टनरशिप इस्तेमाल नहीं करेंगे। क्या इस्तेमाल करेंगे? इसमें और बहुत सारी बातें भी आ रही है, समझा रहा हूं। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। और सबसे आसान बात सर, ये तो बड़ा सिंपल सा है, प्रॉफिट किसने कमाया? आवाज नहीं। प्रॉफिट किसने कमाया? कंपनी ने। दोहराइए, प्रॉफिट किसने कमाया? एक कंपनी ने 10 लाख रुपए प्रॉफिट कमाया। इकोनॉमिक्स में बताया था कि कंपनी पर फ्लैट रेट अप्लाई होता है, प्रोपोर्शनल टैक्स सिस्टम, याद होगा? वो भी यहां पर आ जाएगा आपके सामने। तो कंपनी का रेट बिल्कुल फ्लैट है, कितना? 29%। बोले भाई 29%। तो अगर कंपनी ने बेटा कितना प्रॉफिट कमाया? 10 लाख रुपए, तो ये टैक्स पे करने की जिम्मेदारी कंपनी पर बतौर पर्सन आयद हुई या कंपनी के शेयर होल्डर्स पर? तो यहां पर जो टैक्स पे करेगा या जो टैक्स का रिटर्न फाइल करेगा, वो कौन फाइल करेगा? यहाँ एफबीआर में आप अपने आप को बतौर शेयर होल्डर रजिस्टर्ड करवाएंगे या बतौर कंपनी रजिस्टर करवाएंगे? तो कंपनी वैसे भी लीगली एक पर्सन है और टैक्स की नजरों में भी क्या है? पर्सन। अब 10 लाख में से 2,90,000 टैक्स देने के बाद आपके पास कितना पैसा बचा? वो क्या कहलाएगा? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। वो कहां जाएगा? रिटेन्ड अर्निंग्स में। उधर से क्या पे होगा? डिविडेंड। डिविडेंड किसको मिलेगा? तो डिविडेंड को लॉ ने शेयर होल्डर की अलग से इनकम बोला है। सोचने वाली बात। आवाज ही नहीं आ रही। डिविडेंड मतलब जो कंपनी ने प्रॉफिट कमाया, वो प्रॉफिट तकसीम हुआ किसमें? तो शेयर होल्डर कौन है? कोई इंडिविजुअल। तो अगर जैन और बिलाल एक प्राइवेट कंपनी चला रहे, क्या चला रहे? तो इसमें उस कंपनी पर जो टैक्स देने की जिम्मेदारी याद होती है, वो कंपनी पे होती है, जैन या बिलाल पर होती है? जबरदस्त। तो कंपनी ने 10 लाख पे कितना टैक्स दिया? 2,90,000। बचा बैलेंस कितना? 7,10,000। अगर ये दोनों आपस में बराबर बराबर शेयर कर लें, कितना होगा? 3,55,000। तो 3,55,000 डिविडेंड इसको मिला, 3,55,000 डिविडेंड किसको मिला? तो ये बिलाल और जैन की बतौर इंडिविजुअल अलग से इनकम मानी जाएगी। हालांकि 10 लाख, ये वही 10 लाख रुपए हैं, इस पे कंपनी ऑलरेडी टैक्स दे चुकी है। लेकिन अगर इसमें से आपको क्या मिल जाता है? डिविडेंड। तो जिसने डिविडेंड रिसीव किया उसके लिए अलग से इनकम है। और वो डिविडेंड रिसीव करने वाला कोई इंडिविजुअल भी हो सकता है, वो कोई एओपी भी हो सकती है और वो कोई कंपनी भी हो सकती है। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो लॉ ने पर्सन को कितने हिस्सों में तोड़ा बेटा? कौन बेटा? इंडिविजुअल। तो अब जरा थोड़ा सा दोबारा इसको रिकॉर्ड करें। बिलाल तो सैलरी सैलरी सैलरी, संतोष बोल दूं? चलो संतोष, मसला नहीं। संतोष, सैलरी सिर्फ कौन कमा सकता है? मुलाजिम जो लगता है ना, मुलाजिम, वो एक इंडिविजुअली मुलाजिम हो सकता है। तो ये वो पर्सन है जिसके पास ही सिर्फ और सिर्फ इनकम फ्रॉम सैलरी होगी। इसके अलावा कोई कमा के दिखाए, ये कहता है तुम्हारे अंदर ये एबिलिटी नहीं है कि तुम क्या कमा के दिखाओ। एक बिजनेस कभी सैलरी कमा नहीं सकता, वो सैलरी दे सकता है। आवाज नहीं है बेटा। एक कंपनी सैलरी कमा नहीं सकती। यानी आसान लफ्जों में, एक कंपनी और एक पार्टनरशिप फर्म किसी और बिजनेस की मुलाजिम नहीं हो सकती। वो अगर उनको सर्विसेज दे रही है तो वो किस कैपेसिटी में दे रही है? इंडिपेंडेंट कैपेसिटी में। मतलब वो भी उनकी इनकम फ्रॉम बिजनेस। लेकिन जब कौन सर्विस दे रहा है? इंडी। तो सवाल उठेगा किस कैपेसिटी में दे रहा है? मुलाजिम की हैसियत से दे रहा है या इंडिपेंडेंटली दे रहा है? इसका मतलब क्या हुआ? इस इंडिविजुअल की जो इनकम होगी वो इनकम फ्रॉम सैलरी भी हो सकती है, वो इनकम फ्रॉम बिजनेस भी हो सकती है। ये बातें सारी हुई कि नहीं हुई? तो सैलरी का हेड किसके पास हो सकता है? होगा सिर्फ इसके पास, इसके अलावा किसी के पास नहीं। इसका मतलब पांचों हेड्स की एग्जाम्पल अगर किसी के पास हो सकती है मुकम्मल, तो वो कौन है? बाकी इनके पास और इनके पास ज्यादा में ज्यादा
यानी ना इसके पास सैलरी का ऑप्शन, ना इसके पास सैलरी का ऑप्शन। तो इनका रिटर्न या इनकी टोटल इनकम की कैलकुलेशन किसकी बेटा? एओपी और कंपनी की टोटल इनकम की कैलकुलेशन कहां से शुरू होनी है? इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, फिर इनकम फ्रॉम बिजनेस, फिर कैपिटल गेन और अदर सोर्स, कहानी खत्म। तो वो कौन सा हेड है जो मिसिंग है किसके पास? किसके पास? एओपी और कंपनी के पास। ठीक है जी। इसका मतलब यह है कि आप तय करें कि आप किस कैपेसिटी में, आवाज नहीं, आप तय करें कि आप किस कैपेसिटी में टैक्स देंगे। तो वो कैपेसिटी क्या होगी? इंडिविजुअल, एओपी, कंपनी। इसको डिफाइन कर रहा हूं थोड़ा सा, बाकी मैं इसको दोबारा पढ़ाऊंगा आपको, अभी सिर्फ आपको माइंड सेट बना रहा हूं। अच्छा जी, एओपी इसकी डेफिनेशन में पढ़ता हूं, लेकिन अभी खाली मैं इसके की पॉइंट्स लिख रहा हूं। वैसे आप साथ साथ मेरे साथ याद कर लें। एओपी इंक्लूड्स, अब लॉ में दो किस्म की डेफिनेशन होती है, तीन किस्म की होती है लॉ में डेफिनेशन, जरा सुन देगा। डेफिनेशन की बात मैंने की स्टार्ट में। डेफिनेशन सारी हमें कहाँ मिलती है? तकरीबन सेक्शन 2 में। उसके अलावा भी होती है, वो रेलेवेंट लॉ के नीचे भी आ सकती है, लेकिन मेजोरिटी डेफिनेशन कहाँ मिलेंगी आपको? किसी भी कानून के सेक्शन नंबर 2 में। तो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस सेक्शन नंबर 2 आपको दिखा देंगे। आपकी आप किताब जब आपकी आ जाएगी ना, तब आपको इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस खोल के दिखा देंगे स्क्रीन पर। आप बोलेंगे सर वही किताब ही सही है सर, छोड़ दें सर इसको। ठीक है ना बेटा? बहरहाल तो दोहरा दें जरा। एओपी इंक्लूड्स, बोले ना यार, एओपी इंक्लूड्स। तो वो डेफिनेशन जो लफ्ज इंक्लूड से शुरू हो, वो होती है इंक्लूसिव डेफिनेशन। क्या होती है? वो डेफिनेशन जो शुरू हो मीन्स से, मीन्स, वो होती है एक्सक्लूसिव डेफिनेशन। नहीं मुस्कुरा रहे हो? अरे भाई दोहराओ जरा। अगर आपने पेपर में इंक्लूसिव की जगह मीन लगा दिया और मीन की जगह, फिर जिम्मेदारी आपकी है। समझे बात को? एओपी इंक्लूड्स मतलब कौन सी डेफिनेशन? समझाता हूं, फर्क समझाता हूं। इंक्लूड्स, ये डेफिनेशन इंक्लूसिव है। इसके अलावा सर क्या हो सकता है? ये आएगा कंपनी मींस। कंपनी की डेफिनेशन है कि मींस के साथ पढ़ेंगे आगे जाके। कंपनी मींस, तो एक डेफिनेशन शुरू हो रही है किस नाम से बेटा? इंक्लूड से। और एक किससे शुरू हो रही है? मींस से। जो मींस से शुरू हो रही है उसको मैं क्या बोलूं? एक्सक्लूसिव डेफिनेशन। ठीक है जी? पक्का? कंफर्म? अच्छा जी। और एक है इंक्लूसिव प्लस एक्सक्लूसिव, यानी उसमें क्या होगा? मींस, मींस से शुरू होगा, खत्म तो हो जाएगा, उसके बाद अगर कुछ किसी को शामिल करना है तो इंक्लूड लगा दिया जाएगा। अच्छा, इसकी एग्जांपल लेता हूं। दिस क्लास इंक्लूड्स बॉयज एंड गर्ल्स। ठीक है भाई? तो इसको इस क्लास के अंदर बॉयज भी और गर्ल्स भी। अच्छा, अगर मान लो दिस क्लास मींस गर्ल्स, तो इसका मतलब बेटा आप उठे, निकले यहां से, आप तो इस क्लास का क्या है? हिस्सा ही नहीं। कुछ समझ पा रहे हैं बात या नहीं? तो मींस का मतलब मींस, इसके अलावा कुछ भी नहीं। और इंक्लूड्स का मतलब क्या है? लिस्ट अभी खत्म नहीं हुई, जो आ सकता है इसमें ऐड करते जाओ। तो एक कौन सी डेफिनेशन हुई? इंक्लूसिव। कहां से शुरू होगी लफ्ज? इंक्लूड से। और एक कौन सी डेफिनेशन जो किससे शुरू होगी? लफ्ज मीन्स से। मीन्स का मतलब हरफ आखिर, जो पॉइंट्स बता दिए वो ही, उनके अलावा कोई और चीज उसमें दाखिल, अनलेस के आगे इंक्लूड लगा के मजीद चीजें शामिल कर दी जाएं। किसकी तरफ से? लॉ की तरफ से। कुछ समझ पा रहे हैं क्या बोलना चाह रहा हूं? नहीं? मैं बोलू दिस क्लास इंक्लूड्स अब्दुल समद, दिस इन क्लास इंक्लूड्स, तो क्या आप लोग इस क्लास का हिस्सा नहीं है ना भाई? तस्करा नहीं किया आपका। लेकिन मैं बोलूँ दिस क्लास मीन्स अब्दुल समद, तो हम सब बाहर चलते हैं भाई। अब्दुल समद खुद ही पढ़ेगा, खुद ही पढ़ेगा,
खुद ही यहाँ आके पढ़ाएगा फिर वहां बैठ के सुनेगा? नहीं। क्या कहते हैं बताइए, जवाब दो ना भाई। तो ये बात समझ में आ रही है बेटा? मुझसे आपको बहुत समझ में आ रही है। तो एओपी इंक्लूड्स आ फर्म। भाई आप भी तो फर्म में जाएंगे। कौन सी फर्म में जाएंगे? सीए फर्म में जाएंगे, वो भी फर्म है। ठीक है जी। एओपी इंक्लूड्स अ फर्म, ये लॉ कह रहा है। फर्म से मुराद क्या मतलब? पार्टनरशिप फर्म। अब देखो भाई, यहां लॉ पढ़कर तुम्हारी आम जिंदगी में लफ्ज जहां पर फर्म आ गया, उसका मतलब फर्म का मतलब बिजनेस होता है, इकोनॉमिक्स में पढ़ा था आपने। लेकिन यहां फर्म का मतलब क्या है? पार्टनरशिप। अब बच्चा बोलता है सर वो आपने पढ़ाया था टेक्स्ट में फर्म का मतलब, फिर जहां फर्म दिखा वहां मैंने मतलब क्या ले लिया? तो ये स्पेसिफिक मायना है, जनरल मायना है? स्पेसिफिक। एओपी इंक्लूड्स अ फर्म, अ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, अ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। एओपी इंक्लूड्स अ फर्म। फर्म मतलब पार्टनरशिप फर्म। नंबर टू क्या बोलता है? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। मैंने कहा अच्छा मैंने डिवाइड लिख दिया भाई, माजरत चाहता हूँ यार, इंटेंशन नहीं लिखा। हिंदू अनडिवाइड बोला तो अनडिवाइडेड है ना बेटा, जल्दी में डिवाइड लिख दिया। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। ठीक है जी, क्या लिखा बेटा? ठीक है जी। उसके बाद सर बताया नहीं आपने, बता रहा हूँ जल्दी, पॉइंट से याद कर लें पहले। एओपी इंक्लूड्स अ फर्म। फर्म मतलब पार्टनरशिप फर्म। ये आसान था, जल्दी बोल दिया। ये दूसरा वाला जो है वो है, थोड़ा समझ लेते हैं इसको क्या मसला है, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं। प्रैक्टिकल बना देते हैं, मसला नहीं। अ हिंदू, अच्छा ये हिंदू भी सही नहीं लिखा मैं। अ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। उसके बाद एनी आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। और उसके बाद, और उसके बाद फॉरेन एसोसिएशन। यानी एओपी के अंदर कितने लोग भाई, कितनी शामिल चीजें? तीन। अफम मतलब, दूसरा अ हिंदू, एनी आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, और नंबर फोर, और आखिर में कहता है बट डज नॉट इंक्लूड अ कंपनी। अगर ये लाइन यहां खत्म ना होती ना, तो कंपनी भी एओपी कहलाती। क्योंकि कंपनी की अगर आप डेफिनेशन पढ़े लॉ में, कौन से लॉ में? सर छोड़े इतनी गहरी गहरी बातें, क्या करना फायदा, उसमें समझा दें, ये बात है ना। डिटेल में कौन जाए, कितना इतना लफ्जों को क्यों सोचे, अल्फाज ऐसे क्यों हैं, लॉ ने ऐसे अल्फाज क्यों बयान किए, लॉ ने बट क्यों लगाया? अगर लॉ यहां बट ना लगाता तो बट के हटने से क्या होता? डेफिनेशन बड़ी वसी हो जाती, फिर मसला हो जाता, कोई कहता कंपनी एओपी है, कोई कहता कंपनी कंपनी है। सर ये कैसी बातें हो रही है, छोड़े सर, क्या करेंगे। एक एक करके समझते हैं, अगर आप समझना चाहते हैं। आप फॉर्म मतलब, जैन और बिलाल ने कर ली पार्टनरशिप। टैक्सी नजरों में पार्टनरशिप क्या है? पर्सन, यानी कि एओपी। आ हिंदू, भाई तुम कितने भाई हो? तीन भाई, एक ही घर में रहते हो, एक ही चूल्हा चलता है, पक्का? खाना पीना सब एक साथ? अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन तो नहीं हुई, तुम अपना खाओ तुम अपना कमाओ, नहीं ना? अच्छा अब देखो, लेकिन ये तीन भाई हैं, एक ही घर में रहते हैं, एक ही चूल्हा जलता है, ऐसा ही ना भाई? तो लॉ ने इनको दिया एक प्रिविलेज, क्या दिया? इनको दी एक गुंजाइश, इनको दिया एक ऑप्शन। संतोष भाई उससे छोटे भाई या बड़े भाई? मैं आखिरी हूँ, अच्छा, मतलब आखिरी हूँ, बिल्कुल आखिरी, अच्छा। मुझसे ऊपर वाले
नाम तो लो ना यार, नाम तो लो भाई का। सागर, संतोष से ऊपर सागर, सागर से ऊपर भाई। कंफ्यूज है क्या करें? सागर, पहले पानी, फिर चलो सागर का मतलब भी पता है मुझे, संतोष का मतलब भी पता है, संजीत का मतलब नहीं पता मुझे, मुझे भी नहीं पता। चलो तो बस नहीं, वरना कोई अच्छा केस बन जाता। सागर से संजीत और संजीत से संतोष। ठीक है जी, सारे नाम अब बने ऐसे चुन चुन के रखे। ठीक है जी, सागर, संजीत आर थ्री ब्रदर्स हु बिलोंग्स टू, हु बिलोंग टू हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। ठीक है भाई, तो नाउ दे दे ऑल अर्न सेपरेट इनकम्स। तो सागर भाई की अपनी आमदनी, क्या करते हैं सागर भाई? बिजनेस करते हैं। तो सागर भाई की क्या होगा? इनकम फ्रॉम बिजनेस। आगे संजीत भाई क्या करते हैं? डॉक्टर बन रहे हैं माशाल्लाह, अपना क्लिनिक भी चलाएंगे। तो सुबह वाली इनकम, इनकम फ्रॉम सैलरी, शाम वाली इनकम, इनकम फ्रॉम बिजनेस। अच्छा भाई, उसके बाद संतोष भाई भी कमाते हैं, बताते नहीं है, तो उनकी भी इनकम है। ठीक है ना भाई? अच्छा भाई, अब लॉ तो समझ लो यार। तो अब लॉ ने ऑप्शन दिया कि सागर भाई बतौर इंडिविजुअल अलग टैक्स दे। आवाज नहीं है बेटा। संजीत भाई बतौर डॉक्टर साहब इंडिविजुअल क्या करे? अपनी सैलरी पर, अपनी इनकम फ्रॉम बिजनेस पर बतौर इंडिविजुअल अलग टैक्स दे। और संतोष भाई अपनी इनकम पर अलग से टैक्स। यानी ये तीनों अलग अलग क्या बन जाए? इंडिविजुअल, क्योंकि इनके दरमियान कोई पार्टनरशिप एग्रीमेंट मौजूद नहीं है। क्या ख्याल है? लेकिन ये लॉ के इस ऑप्शन को इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि हम एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली से क्या करते? बिलोंग करते हैं। तो लिहाजा हम तीनों मिलकर एक यूनिट बनकर टैक्स दे सकते हैं। तो इट मींस दैट इनके पास ऑप्शन कौन सा आ गया? एक ऑप्शन अलग अलग टैक्स देने का, और दूसरा ऑप्शन अपने आप को किस डेफिनेशन में फॉल करवा लेना? एओपी में। और 3% बन के नहीं, बल्कि 1% बन के इकट्ठा टैक्स दे देते। ये निकल गई गुंजाइश लॉ में। तो इसको हमने क्या बोला बेटा? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। इसकी इससे आगे तो इनके तीनों के काम अलग अलग हैं, लेकिन अगर हम मिसालें देखते हैं तो हमें थोड़ा सा, आप देहातों की तरफ जाएंगे तो आपको मिसालें मिलेंगी। वहां पर एक बड़ा सा घर है, वहां पर वो चाचा ताया सब साथ रह रहे हैं ना, बड़ी बड़ी फैमिली साथ रह रही है, सबका खाना एक साथ पक रहा है ना, एकड़ पे घर बने हुए हैं। सही है ना भाई? तो उसमें किचन भी एक ही है, सबका एक साथ खाना बन रहा है, और बिजनेस भी सबका एक ही है, एक ही मिल लगी हुई है, सारे उसी में बैठे हुए। तो मतलब इनकम की सोर्स सबकी क्या है? एक ही है, दुकान एक ही है। अब वो दुकान से आने वाली इनकम सब में क्या हो रही है? तकसीम हो रही है। तो एक तरह से वो इम्प्लाइडली, इम्प्लाइडली पार्टनरशिप लॉ की डेफिनेशन में नहीं, पार्टनरशिप लॉ के लिहाज से नहीं, इम्प्लाइडली टैक्स की नजरों में उनको ऑप्शन दिया गया कि आप क्या करो, सब लोग अपनी इनकम पर बतौर इंडिविजुअल नहीं, बतौर एओपी टैक्स दे दो। क्या ये बात सबको समझ में आई? कंफर्म? उसके बाद चौथा पॉइंट पहले बताऊंगा, तीसरा बाद में। फॉरेन, अगर एक पार्टनरशिप फर्म कहां रजिस्टर्ड है? पाकिस्तान से, और वो पाकिस्तान में भी ऑपरेशन रखती है, मतलब पाकिस्तान से भी पैसा, उसकी कोई ब्रांच कहां पर है, तो उसको पाकिस्तान में टैक्स देना पड़ेगा। तो अगर एक बिजनेस, एक पार्टनरशिप फर्म कहां वजूद में आई है, कहां रजिस्टर्ड हुई है? इंग्लैंड में, और उसका ब्रांच कहां पर है, तो क्या उसको भी पार्टनरशिप माना जाएगा? हाँ माना जाएगा। तो फॉरेन एसोसिएशन भी क्या है बेटा? पार्टनरशिप। यानी आसान लफ्जों में फॉरेन पार्टनरशिप फर्म। तीन बातें हो गई। अब सर इसको क्लियर करते हैं, कौन सी बात को?
एनी एनी आर्टिफिशियल, दोहराए बेटा, एनी आर्टिफिशियल। अब जब इस लाइन को मिला के पढ़ते हैं ना तो कंफ्यूजन होती है। सर ऊपर बोलता है आर्टिफिशियल पर्सन भी एओपी है लेकिन कंपनी एओपी नहीं है। कमाल बात। सर आर्टिफिशियल पर्सन तो होता ही कौन है, बोले ना बेटा, लेकिन नीचे बोलता है कंपनी इज नॉट एओपी। तो ये मामला बड़ा खतरनाक हो गया। ये क्या मतलब हुआ? अगर ये बट डज नॉट इंक्लूड कंपनी ना बोलता तो कंपनी भी एओपी बन जाती। आवाज नहीं आई बेटा। तो अब क्या मतलब, समझेगा जरा। हम ये बोलना चाह रहे हैं ऊपर कि दो कंपनीज की दो आर्टिफिशियल पर्सन की पार्टनरशिप एओपी है लेकिन वो आर्टिफिशियल पर्सन खुद एओपी नहीं है। समझे इस बात को? दो आर्टिफिशियल पर्सन अगर मिलकर क्या करें, बिजनेस करें, कौन? दो कंपनीज मिलकर क्या करें, पार्टनरशिप करें, तो वो जो पार्टनरशिप है वो एओपी है लेकिन वो कंपनी बतौर पर्सन खुद एओपी नहीं है, वो कंपनी है। मिसाल, सबसे बेहतरीन मिसाल, इसको हम क्या बोलते हैं? ज्वाइंट वेंचर। क्या बोलते हैं? किसी एडवेंचर में आप क्या हो गए, शामिल हो गए। एडवेंचर मतलब ये प्रोडक्ट बनाना, लैपटॉप। हालांकि एक कंपनी है जो एसी भी बनाती है, दीगर चीजें बनाती है, वो अपनी जगह बना रही है, लेकिन दो कंपनीज एक प्रोडक्ट बनाने के लिए क्या हो गई, मिल गई। तो इस एक प्रोडक्ट को बनाकर जो प्रॉफिट कमाया जाएगा उस प्रॉफिट पर बाहैसियत कंपनी टैक्स नहीं देना, बाहैसियत एओपी टैक्स देना है। इसकी बेहतरीन एग्जांपल अगर हम लें पास में से तो हमें मिलेगा सोनी और एरिक्सन। सुना होगा? सोनी और एरिक्सन ने कॉन्ट्रैक्ट किया था मोबाइल फोन बनाने के लिए। हालांकि सोनी के अपने प्रोडक्ट्स थे, टेलीविजन था, कैमरास थे, बाकी दीगर चीज थी कि नहीं थी, और एरिक्सन की अपनी प्रोडक्ट थी। तो सोनी बतौर कंपनी अपनी प्रोडक्ट्स पर के प्रॉफिट्स पर बतौर सोनी कंपनी टैक्स देगा। आवाज नहीं है बेटा। एरिक्सन अपनी प्रोडक्ट्स के प्रॉफिट्स पर बतौर एरिक्सन बाहैसियत कंपनी टैक्स देगा, बोले। लेकिन जो उन्होंने एक प्रोडक्ट बनाने के लिए क्या किया है, ज्वाइंट वेंचर, जो कि 1 साल का है, 2 साल का है, बोले बेटा, बोले, उस ज्वाइंट वेंचर के प्रॉफिट्स पर उनको किस हैसियत से टैक्स देना है, बतौर एओपी टैक्स से। तो इसका मतलब अगर दो कंपनीज किसी बिजनेस में क्या हो जाएं, पार्टनरशिप कर लें, किसी एडवेंचर में पार्टनरशिप कर लें, तो वो एडवेंचर भी क्या है टैक्स की नजरों में, एओपी। तो उस एडवेंचर के प्रॉफिट्स पर बाहैसियत कंपनी टैक्स देना है या बाहैसियत एओपी टैक्स देना है। ये एक बुनियादी डेफिनेशन। अब लॉ हमें इसमें कहां लेके जाता है, वक्त के साथ। इट मींस ये आपके सामने क्या आ गई, पूरी डेफिनेशन किसकी, एओपी की। दोहराएं जरा, एओपी इंक्लूड्स अ हिंदू, एनी आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन और फॉरेन एसोसिएशन, बट डज नॉट इंक्लूड अ कंपनी। अगर ये लफ्ज शामिल नहीं किया जाता तो इंक्लूड के बाद इस लिस्ट में जो कुछ आ सकता था वो आ जाता, इसका मायना वसी हो जाता। ठीक है ना बेटा? यहां तक क्लियर सबको बात? तो ये मैंने समझा दिया क्योंकि ये बात इंपॉर्टेंट थी आपके लिए। तो मतलब फिर बोल रहा हूं, पर्सन हम क्यों पढ़ रहे हैं? इनकम किसकी, इंडिविजुअल की। इनकम किसकी, एओपी की। इनकम किसकी, कंपनी की। तो टैक्स आपने देना है बाहैसियत पर्सन, तो आपने अपना पर्सन स्टेटस क्या करना है, समझाना है। सेकंड वाला कौन सा बेटा, दोबारा से एओपी पूरा समझाना है या कोई पॉइंट समझाना है? हिंदू अनडिवाइड फैमिली, इतना तो संतोष को ले आया, पूरी खानदान आ गया बीच में, तुम वहीं अभी हैं भाई। यार कोई अच्छी सी मिसाल ला के दो उसको जो समझ जाए वाली। नहीं नहीं, इधर ऐसे। अच्छा नेट नहीं चल रहा था, यूं बोलो ना यार, मसला नहीं। इतनी सी बातों को मैं बोलो, इतना एफर्ट लगा दिया मैंने, सारे नाम निकलवा लिए, और तुम बोल रहे हो समझ नहीं आया। मतलब फिर अब ये बोलो ना, सही वाली बात क्या करो, नेट नहीं चल रहा था। ये अच्छा, अच्छे, ये अच्छा है, इससे हौसला मिलता है। ठीक है जी। अच्छा भाई, बाकी कोई है जिसको बात समझ ना आई हो? नहीं नहीं, वो बिलाल को समझिए बात। आगे हिंदू अनडिवाइडेड समझ में आ गई? चले, तो मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को क्या हासिल है,
इसको बोलूंगा प्रिविलेज। प्रिविलेज मतलब ऑप्शन, कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं जो इनकम जनरेट करते हैं, चाहे तो वो चाहे तो वो इंडिविजुअल अलहदा अलहदा अपनी इनकम पर क्या दे, टैक्स दे सर, या फिर या फिर या फिर सिंगल यूनिट बनकर अपने आप को क्या डिक्लेयर कर कर, इंडिविजुअल या एओपी, एओपी डिक्लेयर करके सब लोग इकट्ठा एक सिंगल पर्सन बन के टैक्स देते। ठीक है जी। थर्ड पॉइंट ये रहा, एनी आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। आसान लफ्जों में इसका मायना क्या है, ज्वाइंट वेंचर। क्या इस लाइन का मतलब क्या है, ज्वाइंट वेंचर ऑफ टू कंपनीज। लिख लो इस, क्या लिख लो, ज्वाइंट वेंचर ऑफ टू कंपनीज। क्या लिख लो भाई, यानी दो कंपनीज का ज्वाइंट वेंचर टैक्स पर्पस के लिए क्या है, एओपी है। दो कंपनीज का ज्वाइंट वेंचर टैक्स पर्पस के लिए क्या है, एओपी है। लेकिन वो कंपनी खुद एओपी नहीं है। मिसाल दोबारा लेते हैं, बिलाल और जैन, दो दो कौन है, इंडिविजुअल। तो इनकी पार्टनरशिप टैक्स की नजरों में क्या है, एओपी है। लेकिन क्या बिलाल एओपी है, क्या जैन एओपी है, नहीं, ये कौन है, इंडिविजुअल। अब बिलाल लिमिटेड कंपनी, जैन लिमिटेड कंपनी। तो अगर बिलाल लिमिटेड और जैन लिमिटेड ने क्या कर लिया आपस में, पार्टनरशिप, तो बिलाल लिमिटेड बहैसियत पर्सन कौन है, कंपनी। जैन लिमिटेड बहैसियत कौन है, कंपनी। लेकिन जो इन दोनों का ज्वाइंट वेंचर है वो टैक्स की नजरों में क्या है, एओ। इतनी सी बात है। ठीक है जी। ज्वाइंट वेंचर वाली कंपनी डबल टैक्स देंगी, ये कबल वक्त सवाल है। इसका जवाब हाँ भी है और ना भी है। डिपेंड करता है करंट लॉ क्या चल रहा है। लॉ में वक्त के साथ साथ क्या आती है, बहुत चीजें। अभी अगर मैं आपको पहले जवाब दे दूं तो मसला हो जाएगा। अभी जवाब इसलिए मैं नहीं दे रहा कि हाँ बजाहिर ऐसा है, कि इसका मतलब क्या हुआ, कि जो वो कंपनीज हैं जो बहैसियत एओपी अगर टैक्स देंगी तो फिर उनका हिस्सा टैक्स देने के बाद उनके अपने पास भी जाएगा। तो क्या वो हिस्सा उनकी इनकम में अलग से ऐड होगा और बतौर कंपनी उस पर उनको अलहदा टैक्स देना पड़ेगा। उसके लिए आप क्या करें, वक्त का इंतजार करें। वो चैप्टर हमारे पास आएगा, चैप्टर नंबर 6, जहां पर ये तमाम एओपी की टैक्सेशन हम डिटेल में क्या कर रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे। तो अभी हम सिर्फ क्या सीख रहे हैं, इनकम सीख ली। तो इनकम किसकी, दोबारा, इंडिविजुअल की। इनकम किसकी, इनकम किसकी, कंपनी। कोई मसला, चले आगे बढ़े यहां से। उसके बाद अगला हिस्सा, बेटा प्रॉफिट पे किसने टैक्स देना है। तो वो प्रॉफिट तकसीम होने से पहले टैक्स होगा या प्रॉफिट तकसीम के बाद। फिर तो तकसीम की बात तो बाद में आएगी। लॉस का तस्करा मैंने अभी किया नहीं, लॉसेस के मामला क्या है। लेकिन आप पहले सवाल ये करें कि टैक्स हमेशा पहले है या तकसीम बाद में। टैक्स पहले, तो मतलब अगर आपने 10 लाख रुपए प्रॉफिट कमाया तो 10 लाख रुपए प्रॉफिट पर आपने बतौर पार्टनरशिप मान लीजिए 2 लाख रुपए टैक्स दे दिया, बचा कितना प्रॉफिट। अब 8 लाख का आधा हिस्सा फॉर एग्जाम्पल किसके पास गया, जैन के पास, और आधा किसके पास गया, बिलाल के पास। तो 8 लाख का 70% और 30%। नहीं, 10 10 लाख में कोई शेयरिंग नहीं है। 10 लाख में क्योंकि प्रॉफिट किस हैसियत से देना है, पार्टनर की हैसियत से या एओपी पर्सन की हैसियत से। तो फिर वो एओपी ही टैक्स दे रही, वो आप बतौर पार्टनर टैक्स नहीं दे रहे। तो हम टैक्स में कोई शेयरिंग नहीं करें। हम जो प्रॉफिट टैक्स देने के बाद जो हिस्सा बचेगा उसको हम उसी रेशियो से तकसीम करेंगे जो हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन सीखी थी। कहां सीखी थी अकाउंटिंग। वो आ जाएगी दोबारा, यहाँ पर फिक्र ना कर। अभी तो बेटा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट भी आएगा टैक्स में। कौन सी अप्रोच से, वो भी वन अकाउंट अप्रोच। उसके बगैर हमारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो। तो कुछ बातें आपको जरूरी नहीं है कि आईए के अंदर सिखाई गई हो आईए पास करने के लिए। कुछ बातें आपको आईए में सिखाई गई हैं और सब्जेक्ट पास करने के लिए। अब आप भागते रहे, आप बोले नहीं वन अकाउंट अप्रोच मैं नहीं सीख रहा, है ना सर। चले आपकी मर्जी, ना सीखे, वक्त आपको सीखने पे मजबूर करेगा। ठीक है जी।
अच्छा जी प्लीज, कितनी बातें हो गई बेटा? कौन सी 3 बातें? इनकम, ऐसे 3 बातें नहीं, 2 बातें हुई। इनकम, इनकम की डेफिनेशन, फिर टोटल इनकम जिसमें हेड्स आए, फिर टैक्सेबल इनकम। फिर टैक्सेबल इनकम किसकी होगी या टोटल इनकम किसकी होगी? किसी पर्सन की, इंडिविजुअल की, एओपी की या कंपनी की। लेकिन सवाल क्या है, अब एक सवाल उठता है, भाई मुझे जो टैक्स देना है वो कहां से लेकर कहां तक की इनकम पे देना है, उसके लिए आप कोई इंटरवल तो डिफाइन करें। मुझे अपनी 1 महीने की आमदनी पर टैक्स देना है, हर महीने देना है? आवाज नहीं आई बेटा। या मुझे हर 6 महीने में टैक्स जमा करवाना है, चालान मुझे मिलेगा, चालान में निकालूंगा, पेमेंट कर दूंगा, बोले भाई? या मुझे एनुअली टैक्स रिटर्न कर क्या करना है, टैक्स देना है? आवाज नहीं है बेटा। आपके ख्याल में क्या होता है, इनकम हम सालाना काउंट करते हैं या हम इनकम जो है वो मंथली काउंट करते हैं? प्रैक्टिकली बिजनेस की बात कर लें, अकाउंटिंग सारी सीखी हुई है आपने, प्रैक्टिकली हम एनुअली काउंट करते हैं। तो जिस तरह अकाउंटिंग ईयर का कॉन्सेप्ट है कि हमारा अकाउंटिंग वाला साल यहां से शुरू हुआ, जनवरी 1 से शुरू हुआ, खत्म कहां हुआ? 31 दिसंबर पर। तो जब अकाउंटिंग के 12 महीने क्या हुए? पूरे हुए। हमने क्या बनाई? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। उससे क्या फायदा हुआ? हमें क्या मिली? हमारी 12 महीने की इनकम। तो टैक्स भी इस तरह कहता है कि जनाब क्या करो, आप अपनी इनकम पर टैक्स दो। आमतौर पर कितने मंथ्स की? 12 महीने। इस कॉन्सेप्ट को हम टैक्स में किस नाम से पुकारते हैं? हम उसको पुकारते हैं टैक्स ईयर के नाम से। किस नाम से? कि आप जो टैक्स दे रहे हैं वो कौन से टैक्स ईयर का है। तो जाहिर सी बात, जब आप ईयर का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे तो वो कहीं से शुरू है। यार जवाब देने बेटा बराबर बराबर। इनकम, किसकी इनकम? कहां से लेकर कहां तक की इनकम? कौन सा कॉन्सेप्ट? टैक्स ईयर। ये तीनों बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो टैक्स ईयर, लॉ में टैक्स ईयर 3 किस्म के हैं। लिखना शुरू कर दीजिएगा। लॉ में टैक्स ईयर बेटा कितनी किस्म के हैं? 3 किस्म के। पहले टैक्स ईयर का नाम, पहला टाइप बोलेंगे नॉर्मल टैक्स ईयर। पहले टैक्स ईयर का नाम बोलिए बेटा, कौन सा टैक्स ईयर? नॉर्मल टैक्स ईयर। सर दूसरे का नाम एबनॉर्मल टैक्स ईयर? नहीं सर, स्पेशल, स्पेशल टैक्स ईयर। कौन सा टैक्स ईयर? और सर तीसरे टैक्स ईयर का नाम है ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। हाँ जी, कौन सा टैक्स ईयर? नॉर्मल टैक्स ईयर। दोहराए, नंबर 2 और नंबर 3। नॉर्मल टैक्स ईयर जो है वो गवर्नमेंट का फिस्कल ईयर फॉलो करता है। आप अपना साल शुरू करें गवर्नमेंट के साथ और साल खत्म करें गवर्नमेंट के साथ। फिस्कल ईयर, फिस्कल पॉलिसी। आवाज ही नहीं आई बेटा। गवर्नमेंट का बजट, क्या गवर्नमेंट का बजट पूरे एक साल के लिए आता है? आवाज ही नहीं आ रही यार। सर वो साल कहां से शुरू होता है और खत्म कहां होता है? अच्छा अब एक बताएं, एक लफ्ज बताएं। अगर मैं बोलूं कैलेंडर ईयर, क्या बोलूं मैं? तो कैलेंडर ईयर का मतलब क्या होगा? कौन सा साल? वो साल जो कहां से शुरू हुआ? 1 जनवरी से, और कहां खत्म हुआ? लेकिन क्या गवर्नमेंट का साल पूरा का पूरा एक कैलेंडर ईयर में फॉल करता है? या गवर्नमेंट का एक एक साल पार्टली एक कैलेंडर ईयर में, दूसरा दूसरे कैलेंडर? मिसाल के तौर पे गवर्नमेंट का साल शुरू हुआ कहां से? 1 जुलाई 2019। फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट का साल शुरू हुआ 1 जुलाई 2019। सर खत्म हुआ कहां? खत्म हुआ 30 जून। कहां खत्म हुआ आप बताइए?
30 जून क्या ये गवर्नमेंट का साल है? सर ये साल कौन से कैलेंडर ईयर से शुरू हुआ? सर ये साल कौन से कैलेंडर ईयर से शुरू हुआ और ये साल कौन से कैलेंडर ईयर में खत्म हुआ? 2020। तो इस साल को हम टैक्स की नजरों में क्या बोल रहे हैं? नॉर्मल टैक्स ईयर। तो सर नॉर्मल टैक्स ईयर की डेफिनेशन क्या बनी? नॉर्मल टैक्स ईयर एक मुद्दत है कितने महीनों की? कितने महीनों की? अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स। दोहराएं दोहराएं दोहराएं। अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स फ्रॉम 1 जुलाई टू 30 जून। ये 12 महीने शुरू कहां से होंगे? हमेशा 1 जुलाई से। खत्म कहां होंगे? लेकिन 1 जुलाई जो होगी वो एक कैलेंडर में होगा, 30 जून अलग। अब इसको किस नाम से पुकारे? कैसे पहचानूं मैं कौन से टैक्स ईयर का टैक्स दे रहा हूं? मैं फर्क कैसे करूं कि मैं कौन से माली साल, फिस्कल ईयर, माली साल, मैं कौन से माली साल का, मैं कौन से फिस्कल ईयर का क्या कह रहा हूं? टैक्स दे रहा हूं। ये कैसे आइडेंटिफाई होगा? तो मुझे उस टैक्स ईयर को किसी नाम से क्या करना? पुकारना। तो आम आदमी क्या करता है? आम आदमी बोलता है 19-20 का टैक्स दे रहा हूं। ऐसा बोलते हैं? क्या बोलते हैं? मैं टैक्स ईयर 19-20 का टैक्स दे रहा हूं। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं। इससे अगला टैक्स ईयर कहां से शुरू हुआ बेटा? 1 जुलाई 2020 से। खत्म कहां हुआ बेटा? 30 जून 2021 पर। जवाब दे। तो इसको क्या बोलेंगे? मैं टैक्स में माली साल 20 और 21 का टैक्स दे रहा हूं। ऐसे आम लोग बोलते कि नहीं बोलते? बोलते। अच्छा जी, ओके। उसके बाद इससे अगला साल 1 जुलाई 2021 से शुरू होगा। खत्म कहां होगा? अभी हम कौन से वाले साल से गुजर रहे हैं? अभी हम कौन से माली साल से गुजर रहे हैं? और इससे पिछले 2 साल मुकम्मल हो चुके हैं। समझ पा रहे हैं बात? यानी तो ये साल अभी चल रहा है, क्या पूरा हो गया? तो हमें इनकम टैक्स उस इनकम पे देना है जो साल क्या हो चुका है। अभी जो लोग एफबीआर में क्या कर रहे हैं? टैक्स फाइल कर रहे हैं, वो कौन से साल का कर रहे हैं? इस साल। कौन साल का कर रहे हैं? तो जब आप एफबीआर की वेबसाइट पे लॉगिन करोगे और ऊपर होगा रिटर्न का टैब, उस पर करोगे आप क्लिक, तो आपको बोलेगा कि आप क्या करो? रिटर्न फाइल करो। आप एक फॉर्म सिलेक्ट करोगे, फॉर्म सिलेक्ट करोगे, वो फॉर्म खुल जाएगा आपके सामने। उसमें सबसे पहले आपको बोलेगा सिलेक्ट पीरियड। सिलेक्ट पीरियड सिलेक्ट करने के लिए आपके पास एक ही ऑप्शन है, या तो आप 20 लिख दे या 21 लिख दे। वहां वेबसाइट पर आपके पास 20-21 का ऑप्शन नहीं। कुछ समझ रहे हैं बात या नहीं? सर क्यों नहीं है? क्योंकि लॉ ने इसको 20-21 के नाम से नहीं पुकारा। आवाज नहीं आ रही बेटा आप लोग? तो मैं वो सिखा रहा हूं। लॉ इसको, ये तो आम आदमी बोल रहा है ना, लॉ इसको ऐसा नहीं बोल रहा। लॉ क्या बोल रहा है? लॉ बोल रहा है वो साल जो शुरू हो 1 जुलाई से और खत्म हो कहां पर? अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1 जुलाई टू 30 जून, डिनोटेड बाय। इस साल को डिनोट करो, पुकारो, डिनोटेड बाय कैलेंडर ईयर, डिनोटेड बाय in which normal tax year ends, denoted by कैलेंडर ईयर। इसको उस कैलेंडर ईयर के नाम से पुकारो जिसमें ये क्या हुआ? खत्म हुआ। आवाज नहीं है बेटा? तो जरा आप मुझे बताएंगे वो साल जो 1 जुलाई 2020 से शुरू हुआ और खत्म कहां हुआ? तो ये कौन से कैलेंडर ईयर में खत्म हुआ? तो टैक्स लॉ की नजर में इसको बोलेंगे टैक्स ईयर 2021। क्या बोलेंगे इसको? NTY, नॉर्मल टैक्स ईयर 2021। आवाज ही नहीं आ रही बेटा? तो अगर मुझे इस साल का रिटर्न फाइल करना है, मुझे इस साल की आमदनी पे टैक्स देना है, मैं फॉर्म में क्या सिलेक्ट करूंगा? 2021।
और वहां 2021 लिखने का मतलब क्या होगा? 1 जुलाई 2020 से लेकर 30 जून 2021 तक की आमदनी का फॉर्म मैंने खोल लिया। कुछ समझ आ रही है बात या नहीं आ रही? तो इस साल को मैं किस नाम से पुकारूंगा? टैक्स ईयर। टैक्स ईयर पक्का? अब जरा बताओ इससे ऊपर वाले साल को किस नाम से पुकारूं? बताएं बताएं बताएं। नॉर्मल टैक्स ईयर 2020। इसके बाद वाले साल को जो चल रहा है किस नाम से पुकारूं? आवाज नहीं है यार। नॉर्मल टैक्स ईयर 2022। सर ये क्यों फर्क कर रहे हैं? तो हमने सीख लिया, किताब पढ़ ली, किताब में रीजन नहीं लिखा हुआ क्यों कर रहे हैं ऐसा। ये नाम देने की क्या जरूरत है? मसला ये है इस साल का बजट अलग आया है। आवाज नहीं आ रही यार। इस साल का बजट अलग आया है। इस साल का इधर टैक्स रेट ज्यादा था, इधर टैक्स रेट कम हो गया, इधर टैक्स रेट और कम हो गया। हुकूमत की फिस्कल पॉलिसी क्या होती रहती है? तो अगर इस साल का टैक्स रेट कम है तो इस साल की आमदनी पर मैं कम रेट से टैक्स दूंगा, और अगर इस साल का टैक्स रेट ज्यादा है तो मुझे इस साल की आमदनी पर उसी साल के टैक्स रेट्स अप्लाई करने होंगे ना। तो इसका मतलब पीरियड आइडेंटिफाई करना क्यों जरूरी है? ताकि सिस्टम ऑटोमेटिकली आपको उस टैक्स ईयर के हिसाब से टैक्स करे जिस साल के टैक्स रेट्स क्या थे, एप्लीकेबल थे। अब होता क्या है, गवर्नमेंट का साल शुरू होता है कहां से, खत्म कहां होता है? तो इस साल का बजट इस साल के स्टार्ट पे आता है। यार बताओ यार, उस बजट को हमने लॉ में क्या नाम दिया? फाइनेंस फाइनेंस बिल। और जब वो बिल नेशनल असेंबली क्या कर दे, अप्रूव कर दे, क्या बन जाएगा? फाइनेंस एक्ट। फाइनेंस एक्ट को इस साल का फाइनेंस एक्ट 2020 में आया, 2019 में आया। तो हम बोलेंगे, अब हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे जो टैक्स ईयर 2020 का टैक्स होगा वो हम फाइनेंस एक्ट 2019 के हिसाब से पे करें। यानी टैक्स ईयर आइडेंटिफाई करना क्यों जरूरी है? ताकि पता लग सके कि हम पर कौन सा टैक्स रेट एप्लीकेबल होगा। आवाज नहीं आई बेटा? कुछ समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं? अब बताओ टैक्स ईयर 2021 का बजट कब आया होगा? साल बजट कब आता है? साल के स्टार्ट पर, साल के एंड पर? स्टार्ट पर। तो फिर फाइनेंस एक्ट के साथ कौन सा नाम जुड़ेगा? स्टार्ट वाला। तो हम टैक्स ईयर 2021 का टैक्स पे कर देंगे कौन से? फाइनेंस एक्ट के हिसाब से, फाइनेंस एक्ट 2020। आवाज नहीं है बेटा? और ये जो साल अभी खत्म नहीं हुआ जो चल रहा है, आवाज नहीं है बेटा, उस साल का हम टैक्स पे करेंगे टैक्स ईयर 2022 के हिसाब से। इस पर फाइनेंस एक्ट 2021 अप्लाई होगा। कुछ मेरी बात समझ में आई? और हम अभी इम्तिहान भी इसका ही देंगे। हमारी जो टेस्टिंग, जो आखिरी एग्जाम हुआ है वो इसका हुआ है। आपकी जो टेस्टिंग होगी वो टैक्स ईयर 2022 के सिनेरियोज की होगी, और उस पर क्या एप्लीकेबल होगा? फाइनेंस एक्ट 2021। तो आप अभी जो पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे? सिंपल बात। तो आपका इम्तिहान किस चीज का हो रहा है? तो आप जो किताब लेंगे उस पर आप टैक्स ईयर चेक करें, क्या लिखा होगा? 2022, और आगे लिखा होगा एज पर फाइनेंस एक्ट 2021। ये अपडेटेड किताब होगी, ये किताब आपने लेनी है क्योंकि आपका इम्तिहान इस चीज का हो। कुछ समझ पा रहे हैं बात या नहीं? कंफर्म? अच्छा सर एक सवाल उठता है, आप तो नहीं कर रहे, मैं उठा रहा हूं सवाल। क्या आप तो सब बैठे हुए? अगर सर आज मैं 2022 में हूं और मैं टैक्स देना चाहता हूं 2020 वाले टैक्स ईयर का, मैं हूं खुद कहां पर? मैंने सालों से टैक्स पे, अभी मेरी क्या कहते हैं गैरत जाग रही कि मैं टैक्स पे कर दूं। मेरे मुल्क पे कर्जा बहुत आ गया, महंगाई बहुत बढ़ गई, वरना अगर हमने टैक्स नहीं दिया तो मजीद कर्जे लेने पड़ेंगे ना भाई। हम ये इस बात का तो हमें ख्याल ही नहीं है इस बात का। ठीक है जी। तो मुझे ख्याल आ गया कि मैं टैक्सेस पे कर दूं। तो आज ये ख्याल मुझे कब आया? 2022 में। अब मैं टैक्स ईयर 2019 का भी टैक्स देना चाहता हूं, मैं टैक्स ईयर 2020 का भी टैक्स देना चाहता हूं, मैं टैक्स ईयर 2000
21 का भी टैक्स देना चाहता हूँ, बोले टैक्स 2019, टैक्स 2020, टैक्स 2021, ये खत्म हुए ना, अभी 2200 खत्म नहीं हुआ, तो खत्म होगा तो फिर टैक्स दूंगा ना उसका। लेकिन पढ़ रहा हूं, लॉ पहले आ जाता है, एप्लीकेशन बाद में होती है, साल खत्म होने पर, दरमियान में भी हो रही होती है, वो पता लग जाएगा आपको। तो अब आपसे सवाल है, अगर मैं आज 2022 में टैक्स ईयर 2019 जिसपे फाइनेंस एक्ट 2018 अप्लाई होता है, ये बात समझ रहे हैं, टैक्स ईयर 2019 जिस पर फाइनेंस एक्ट 2000, उसका अगर मैं आज टैक्स देना चाहता हूं, तो आज टैक्स में फाइनेंस एक्ट 2021 के रेट से दूंगा या फाइनेंस एक्ट 2018 वाले रेट से ही दे रहा हूं। मुझे ख्याल आ गया यार अब तो रेट कम हो गया, एक काम करते हैं सारी इनकम पर आज वाला रेट से टैक्स देते हैं। तो जब मैं जाके फॉर्म सिलेक्ट करूंगा कहां पर, एफबीआर की वेबसाइट पर, उसमें लिखूंगा मैं टैक्स ईयर 2019, तो अब उसमें जो इनकम मैं ऐड करूंगा उस पर जो रेट लगेगा वो फाइनेंस एक्ट 2018 वाला ही लगेगा। यानी अगर आज मैं कभी भी टैक्स दूं तो मैं जिस साल का टैक्स दूंगा उस साल के कानून के हिसाब से दूंगा। ये अहमियत है किस चीज की, ये अहमियत है किस चीज की, टैक्स ईयर की। तो इसका मतलब क्या हुआ कि टैक्स पे करने से पहले टैक्स ईयर आइडेंटिफाई होना लाजमी है, ताकि क्या पता लग सके कि ये इनकम कौन से वाले फाइनेंस एक्ट के हिसाब से क्या होगी, टैक्स होगी। कुछ समझ पा रहे हैं? तो बाजार तो हमने पढ़ लिया कि टैक्स ईयर है, पता लग गया, लेकिन पता कुछ नहीं है कि यार ये टैक्स ईयर क्यों पढ़ रहे हैं। तो टैक्स ईयर जानना इसलिए जरूरी है ताकि रेलेवेंट फाइनेंस एक्ट और रेलेवेंट टैक्स रेट अप्लाई हो सके। ठीक है जी, एक इनकम आज एग्जाम्प्ट हो गई है, एग्जाम्पल, एक इनकम आज क्या हो गई है, एग्जाम्प्ट हो गई है। 18 में एग्जाम्प्ट, तो हमने बोला आज तो एग्जाम्प्ट हो गई, एक काम करते हैं 18 वाले साल की भी इनकम क्या करवा लेते हैं, एग्जाम्प्ट करवा लेंगे। तो अगर मैं आज 18 का रिटर्न फाइल करता हूं तो 18 के हिसाब से वो इनकम एग्जेंट मानी जाएगी या टैक्सेबल मानी जाएगी, टैक्स। ये अहमियत है किसकी, साल की, कि वो साल जो आप बनाएंगे उस साल का जो लॉ होगा वही लॉ अप्लाई होगा। उम्मीद है बात समझ रहे होंगे, यहां तक बात सबको क्लियर? हाँ भाई, ये आ गया मैचिंग प्रिंसिपल आ गया, यहां तक बात समझ में आई? इसको थ्योरेटिकली दोबारा पढ़ाऊंगा, अभी तो कॉन्सेप्चुअली पढ़ा दिया मैंने आपको। ठीक है जी, उसके बाद अगला पॉइंट, कौन सा ईयर, कौन सा साल भाई, कौन सा साल, इस पे चल। समीर कहता है मैं तो इंग्लैंड में रहता हूं, समीर कहता है मैं तो इंग्लैंड में रहता हूं, तो अब क्या करें? बोला इंग्लैंड में जो साल है ना, HMRC, जैसे हमारे यहाँ इदारा है FBI, वहां है HMRC, हर मैजेस्टीज रेवेन्यूज एंड कस्टम्स। हर से मुराद क्वीन एलिजाबेथ, वफाक हुआ है ना वहां पर फेडरेशन, तो HMRC टैक्स लेता है वहां पर। जैसे हमारे मुल्क में क्या है, FBI बोलता है वहां पर तो मुझसे लेते हैं 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक का टैक्स। ये पाकिस्तान में चल रहा है जुलाई से, बोलिए ये अलग अलग टैक्स मुझे समझ में नहीं आते, तो जो भी है मेरे दिमाग में या तो अप्रैल से मार्च चल जाएगा या जुलाई से, कोई एक तरफ कर दो मुझे। तो आप पाकिस्तान में पाकिस्तान के टैक्स अथॉरिटीज को एक एप्लीकेशन दे सकते हैं कि भाई मुझे जुलाई टू जून कहानी समझ में नहीं आती, मेरे लिए फिजिबल क्या है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च का टैक्स देना, क्या ख्याल है? तो क्या ये एप्लीकेशन उनको मंजूर कर देनी चाहिए? हाँ कर देनी चाहिए, अगर आपको इसमें आसानी, क्या कहते हैं? तो इसका मतलब क्या है, अगर आप अपना साल, आसान लफ्जों में आसान, अगर आप अपना साल 30 जून के अलावा किसी और मंथ पे भी एंड करना चाहते हैं, तो लॉ में इस बात की क्या है, लॉ में इस बात की क्या है, आवाज ही नहीं है बेटा, क्या है, गुंजाइश है यार, आप भी गुंजाइश निकालो पढ़ने की। लॉ में इस बात की क्या है, गुंजाइश है कि आप एप्लीकेशन देकर अपना नॉर्मल टैक्स ईयर कन्वर्ट कर लो किसमें, तो जून के अलावा और कितने महीने हैं? पक्का 11 है ना, जून के अलावा 12 महीने तो नहीं है ना? अच्छा, हमारे यहाँ क्या है, मतलब जून के अलावा 11 और महीने,
तो अगर आप अपना टैक्स ईयर कहाँ एंड करते हो, जून पे नहीं, जुलाई पर, 31 जुलाई पर, या अपना टैक्स ईयर कहाँ एंड करते हो, 31 अगस्त पर, या कहाँ एंड करते हो 30 सितंबर पर, या कहाँ एंड करते हो 30 31 अक्टूबर पर, या कहाँ एंड करते हो 30 नवंबर पर, या कहाँ एंड करते हो 31 दिसंबर पर, या कहाँ एंड करते हो 31 जनवरी पर, या कहाँ एंड करते हो 28, या कहाँ एंड करते हो 31 मार्च पर, या कहाँ एंड करते हो 30 अप्रैल पर, या कहाँ एंड करते हो 31 मई पर। बस रुक जाना। यानी 30 जून पे एंड नहीं करते, बल्कि इनके अलावा किसी और मंथ पे क्या करते हो, 12 महीने एंड करते हो। तो इस पीरियड को हम क्या बोलेंगे, स्पेशल टैक्स ईयर। क्या नाम देंगे? तो ये स्पेशल टैक्स ईयर मैं क्यों मांग रहा हूं कि मेरे लिए फिजिबल नहीं है जुलाई टू जून टैक्स ईयर। कर सकते हैं, मैं पाकिस्तान का लॉ तो पढ़ा रहा हूं क्या, अभी मैं इंग्लैंड चला गया? हाँ, हम बाहर ना रहते हुए, मैंने एक एग्जाम्पल दी, वो सवाल उसका बड़ा अच्छा है। उसने बोला क्या हम पाकिस्तान में रहते हुए भी अपना टैक्स ईयर चेंज कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है जी। लॉ बोलेगा एप्लीकेशन दो, किसको? एफबीआर में एक औहदा है, उसको बोलते हैं कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू। क्या बोलते हैं? उसको दो एप्लीकेशन। वो चाहे तो आपकी एप्लीकेशन क्या करे, एक्सेप्ट करे, वो चाहे तो, लेकिन लॉ कहता है जब वो आपकी एप्लीकेशन क्या करेगा, ये लॉ पढ़ रहा हूं मैं, जो जब वो आपकी एप्लीकेशन क्या करेगा, रिजेक्ट करेगा, वो आपको मौका देगा किस चीज का, बातचीत करने का। यानी वो रिजेक्ट करने से पहले बोलेगा आ जाओ जरा ऑफिस में आके मुझसे मिल लो। तो अब वो बोलेगा मुझे एविडेंस दो कि मैं आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट क्यों ना करूं, दलाइल दो, दलाइल। अगर आप दे सकते दलाइल और आपने उसको कायल कर लिया, तो वो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट नहीं करेगा। आवाज नहीं आई बेटा? फिर क्या होगा, फिर वो आपको नया साल अलॉट कर देगा। और अगर क्या कर देगा, रिजेक्ट कर देगा, तो आप वापस आ जाएंगे बाहर। ठीक है ना? अच्छा, अब सुनना, एक एक अल्फाज कोड कर रहा हूं, लॉ के अल्फाज हैं। लॉ कहता है एविडेंस क्या होता है, आपको अपनी बात मनवानी होती है। लॉ बोल रहा है, ये लॉ बोल रहा है, लॉ कहता है आपको अपनी बात मनवानी है बाय प्रोवाइडिंग एविडेंस और अदरवाइज। लॉ कहता है अपनी बात मनवा लो, कैसे? बाय प्रोवाइडिंग एविडेंस अदरवाइज। अदरवाइज लॉ ने डिफाइन नहीं किया, लॉ ने अदरवाइज डिफाइन नहीं किया। अदरवाइज आप खुद समझदार हो। तो टैक्स डिपार्टमेंट में टेबल होती है ना, उसमें दो खाने होते हैं, यहां से भी खाना खुलता है, वहां से भी खाना खुलता है। समझे नहीं बात को? कमिश्नर की टेबल पे दो खाने होते हैं, एक खाना इधर से खुलता है, एक वही खाना उधर से खुल जाता है। तो पहला खाना अपनी तरफ खींचो, एविडेंस अंदर डिपॉजिट करो, खाना आगे बंद कर दो, फिर खाना वहां से खुलेगा, एविडेंस रिसीव होगा, वो आपकी एप्लीकेशन क्या कर देगा, मंजूर कर देगा। कौन? इनकम टैक्स कमिश्नर। सही है बेटा? तो बिल्कुल बेटा, पाकिस्तान में रहते हुए भी सब कुछ हो सकता है, लेकिन कैसे? बाय बाय प्रोवाइडिंग एविडेंस और अदरवाइज। लेकिन वैसे भी हो सकता है, मतलब हक वाले, अगर आप हक पर हो तो फिर तो आपका रियल एविडेंस हो। ठीक है ना? यार तुमने बात पता नहीं कहां से कहां पहुंचा दी, तुम ज्यादा सोचते हो। ठीक है जी, ओके। तो क्या था, इसकी डेफिनेशन पढ़े किसकी बेटा? एनी इनकम ईयर एंडिंग, आवाज नहीं आ रही यार, एनी इनकम ईयर, ये लिखनी नहीं है, लिखी मिल जाएगी, याद करवा रहा हूं मैं तो खाली। एनी इनकम ईयर अदर देन 30 जून, हर वो माली साल जो कहां खत्म नहीं हो रहा, 30 जून के अलावा 12 महीने पूरे हो रहे हैं, लेकिन कहां पूरे हो रहे हैं, 30 जून पर या उसके अलावा, तो वो टैक्स की नजरों में नॉर्मल टैक्स ईयर है, स्पेशल टैक्स ईयर। मिसाल के तौर पर सर, 1 जनवरी, आपने बोला सर ये मुझे जो है ना जुलाई जून समझ नहीं आता, जनवरी दिसंबर करें, जहां न्यू ईयर वहां साल खत्म। तो जहां सब न्यू ईयर मनाते हैं वहीं साल पूरा, वहीं से नया साल शुरू। हमने बोला कोई मसला नहीं बेटा, लॉ में गुंजाइश है, आपके लिए ये वाली गुंजाइश भी।
आप चाहें तो अपनी 1 जनवरी 2019 से लेकर 31 दिसंबर 2019 तक की इनकम पर टैक्स दे सकते हैं। तो अब ये साल कहां खत्म हो रहा है बेटा, बोलो? ये साल कहां खत्म हो रहा है बेटा, बोलो? ये साल कहां खत्म हो रहा है? 31 दिसंबर 2019 पर। क्या ये 30 जून पर खत्म हो रहा है? क्या यहाँ 12 महीने पूरे हो रहे हैं? यस। लेकिन ये अदर देन 30 जून है, क्या बोले हैं इसको? स्पेशल टैक्स है। लेकिन मसला आ गया सर, मसला आ गया सर, फाइनेंस एक्ट कौन सा अप्लाई होगा सर? टैक्स ये तो चेंज कर दिया, टैक्स ये तो क्या हो गया, चेंज कर दिया। फाइनेंस एक्ट कौन सा लगेगा सर? टैक्स रेट कौन सा लगाएं सर? कुछ समझ पा रहे हैं बात या नहीं? कौन सा, 18 वाला? इसको नाम देना सीखना है, इसको नाम देना सीखना है। अच्छा जी, एक एग्जाम्पल, दो चार एग्जाम्पल और लेते हैं, फिर नाम देते हैं इसको। टैक्स ईयर शुरू हुआ 1 अप्रैल से, समीर वाला टैक्स ईयर भी स्टार्ट करा। 1 अप्रैल, 1 अप्रैल 2018 से शुरू हुआ। आवाज नहीं आई बेटा। खत्म हुआ कहां पर? 31 मार्च 2000, आवाज नहीं आ रही बेटा, 2019। यस और नो? क्या ये 12 महीने वाला साल है? अदर देन 30 जून खत्म हो रहा है? तो क्या ये नहीं, 30 जून खत्म नहीं हो रहा, अदर देन हो रहा है। तो क्या ये स्पेशल टैक्स ईयर है? बस स्पेशल टैक्स ईयर तो है, लेकिन इसको किस नाम से पुकार, ये मसला है। एक साल शुरू हो रहा है सर 1 सितंबर या 1 अक्टूबर 2017 से, तो खत्म कहां होगा सब बताओ? 30 सितंबर 2018। यस और नो? आवाज ही नहीं आ रही यार, आवाज ही नहीं आ रही आप लोग। ये 3 मैंने एग्जाम्पल दी, किस किस की? सबने मान लिया स्पेशल टैक्स ईयर, लेकिन मसला क्या आ रहा है सर? रेट, रेट कौन सा लगेगा? सवाल ये साल कौन सा, बाय द वे कौन सा टैक्स ईयर आइडेंटिफाई करना है सर? उसके लिए क्या फॉर्मूला है? सुनो जरा, पहले इसको स्टार्ट यहां से, सेकंड एग्जाम्पल लेता हूं, फिर मैं फर्स्ट पे आऊंगा, फिर थर्ड पर आऊंगा। साल शुरू हुआ, यार आवाज नहीं आ रही, साल शुरू हुआ 1 अप्रैल, पक्का? कहां खत्म हुआ? 31 मार्च। ये साल कौन से नॉर्मल टैक्स ईयर में खत्म हुआ? सवाल ये, इस सवाल, ये स्पेशल टैक्स ईयर, दोहराएं दोहराएं, ये स्पेशल टैक्स ईयर कौन से नॉर्मल टैक्स ईयर में खत्म हुआ? जो उस नॉर्मल टैक्स ईयर का नाम होगा वही इस स्पेशल टैक्स ईयर का नाम होगा। जो उस नॉर्मल टैक्स ईयर पर फाइनेंस एक्ट अप्लाई हो रहा होगा वही, आवाज ही नहीं आ रही यार, वही इस स्पेशल टैक्स पे अप्लाई हो रहा होगा। तो जवाब नहीं मिला आपकी तरफ से। 31 मार्च 2019 जो क्लोजिंग डेट है किसकी? स्पेशल टैक्स ईयर की, वो फॉल करती है नॉर्मल टैक्स ईयर 2019 में। क्या पक्का? नहीं? तो इसको क्या नाम दें? इसको नाम दें स्पेशल टैक्स ईयर 2019। देखो समझना, 19 देख के नाम नहीं ले रहे, 19 देख के नाम नहीं ले रहे, नॉर्मल टैक्स ईयर देख के नाम ले रहे हैं। ये डेट कौन से नॉर्मल टैक्स ईयर में फॉल करती है? तो ये डेट अभी अभी बात आगे के एग्जाम्पल वाजे करेंगे। तो क्योंकि ये क्लोजिंग डेट जो है किसकी? स्पेशल टैक्स ईयर की, कहां फॉल करती है? नॉर्मल टैक्स ईयर 2019 में। लिहाजा इस साल का नाम भी क्या होगा? स्पेशल टैक्स ईयर। और इस पर एप्लीकेबल फाइनेंस एक्ट कौन सा होगा? 2018। जबरदस्त बात करते सर। अब मजा आएगा यहाँ पर। अब अगर आप, जो बंदा इसका जवाब देगा ना, समझूंगा उसने बात मेरी समझी। ये स्पेशल टैक्स ईयर कहां खत्म हो रहा है? 31 दिसंबर
ये 31 दिसंबर 2019 की जो डेट है, ये कौन से नॉर्मल टैक्स ईयर में फॉल कर रही है? जबरदस्त, 2020। यानी ये डेट 1 जुलाई 2019 से लेकर 30 जून 2020 वाले नॉर्मल टैक्स ईयर के दरमियान फॉल करती है। तो लिहाजा अब इस टैक्स ईयर को क्या नाम दूं? सर इसको नाम दें स्पेशल टैक्स ईयर 2020। पिक की बात। चले आपके लिए अलग फार्मूला, एक फार्मूला और फिर ना, अभी हो जाएगा, मिनटों में सॉल्व हो जाएगा, जिंदगी आसान। अच्छा जी, इस पर कौन सा फाइनेंस एक्ट अप्लाई हुआ? नॉर्मल टैक्स 2020 पे कौन सा फाइनेंस एक्ट? 2019। तो लिहाजा इसकी टैक्सेशन होगी बेटा फाइनेंस एक्ट 2019 के हिसाब से। पक्का? चलें भाई इसको बताते हैं। वो साल जो 1 अक्टूबर 2017 से शुरू हुआ, कहां खत्म हुआ? तो 30 सितंबर 2018 तो क्लोजिंग डेट है किसकी? स्पेशल टैक्स ईयर। ये क्लोजिंग डेट, ये क्लोजिंग डेट कौन से नॉर्मल टैक्स ईयर में फॉल कर रही है? हम बोलेंगे सर ये 30 सितंबर 2018 फॉल कर रहा है, जुलाई का इससे पीछे है ना, जुलाई इससे पीछे आओ, जुलाई 1 जुलाई 2018 से लेकर 30 जून 2019। तो ये क्लोजिंग डेट 1 जुलाई 2018 से लेकर 30 जून 2019 तक फॉल कर रही है। तो ये क्लोजिंग डेट नॉर्मल टैक्स ईयर 2019 में फॉल कर रही है। क्या बोलूं इसको मैं? स्पेशल टैक्स ईयर, स्पेशल टैक्स ईयर 2019। इस पे एप्लीकेबल फाइनेंस एक्ट 18। फाइनेंस एक्ट बड़ा आसान है ना भाई। नॉर्मल जो नॉर्मल टैक्स ईयर 2019 है उस पे फाइनेंस एक्ट कौन सा अप्लाई होगा? 18 वाला। उसके हिसाब से आप समझ लें इस बात को। अच्छा भाई, अब सिंपल, जिनको समझ नहीं आया और इनको आ गया उनके लिए भी बड़ा आसान कर लें। हम जहां खड़े हैं, जहां हम साल क्या कर रहे हैं, उस पॉइंट के बाद सोचो जून कब आएगा। उस पॉइंट के बाद जब जून आएगा, उस जून के आगे जो जो साल लगा वही आपका साल। मतलब बताओ 31 मार्च 2019 के बाद जून कब आएगा? 19 में, 20 में? तो आप बोलो स्पेशल टैक्स 2019, खत्म कहानी। आवाज नहीं आ रही यार? चलो बताओ 31 दिसंबर 2019 के बाद जून कब आएगा? कब आएगा? 20 में। तो क्या बोलो स्पेशल टैक्स ईयर 2020, खत्म कहानी। 30 सितंबर 2018 के बाद जून कब आएगा? 18 में आएगा, 19 में आएगा? बोले स्पेशल टैक्स ईयर 2019। तो स्पेशल टैक्स ईयर एंड करने के बाद सोचें जून कब आएगा। जब जून आएगा, जून के आगे जो साल मेंशन हो उसको इस साल के नाम से क्या करते हैं? मंसूब करते हैं। ठीक है? और फाइनेंस एक्ट हमेशा कौन से, जो नॉर्मल टैक्स ईयर का क्लोजिंग ईयर होता है उसका जो स्टार्टिंग जहां से वो शुरू होता है, तो स्टार्टिंग कैलेंडर ईयर का जो होता है वो, क्योंकि बजट साल के स्टार्ट पे आता है, मतलब अगर ये स्पेशल टैक्स 2019 है तो इसका बजट कब आया? 18 में आया ना बेटा। तो इसलिए हम क्या करेंगे? फाइनेंस एक्ट के लिए हमेशा एक साल पीछे कर देंगे। आसान बात है। लेकिन ये रट्टे वाले पॉइंट्स हैं, मैं तो आपको लॉ की लैंग्वेज समझा रहा था। अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो ये आसान फॉर्मूला है कि अब जहां नॉर्मल टैक्स ईयर क्या हुआ है? एंड हुआ है। उसके बाद सॉरी स्पेशल टैक्स ईयर जहां एंड हुआ है उसके बाद अब जून कब आएगा? जब जून आएगा उस जून के आगे जो हिस्सा लिखा हुआ है वही लिख दें आप। उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी। तो ये बातें यहां तक करते हैं, इंशाल्लाह बाकी बात इसको कंटिन्यू करेंगे कल की क्लास में। ठीक है बेटा, याद रखेंगे? पूछूंगा कल मैं आपसे नॉर्मल टैक्स ईयर, स्पेशल टैक्स ईयर, एब नॉर्मल टैक्स ईयर। नहीं है? है?